डिक्टेशन स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट। 70 वर्ड पर मिनट है तो धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ती है, ठीक है, आपके पास दो प्रोसेस है, या तो आप एक ही स्पीड को 2 से 3 बार करिए ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। अगर आप उसी स्पीड में नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको ग्रो अप मेथड में लीजिए, ठीक है। जैसे पहले 40, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90, देन 100। अगर आप इतने लेवल तक मैनेज कर पा रहे हैं, बेसिकली 80 लेवल तक मैनेज हो जाती है स्पीड। तो अभी जो डिक्टेशन है दैट इज़ 70 वर्ड्स पर मिनट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस डिक्टेशन को, और बैक काउंटिंग के बाद स्टार्ट बोलते ही मैं डिक्टेशन को शुरू कर दूँगी। तो 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। कोविड-19 की टेढ़ी रेखा को सीधी करने, यानी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को थामने के लिए भारतीय नेतृत्व द्वारा किए जा रहे फैसलों की तारीफ की जानी चाहिए। जब स्थिति कुएं और खाई वाली हो, तब यही सोचकर कदम बढ़ाया जाता है कि सबसे बदतर हालात में किस तरह बचा जाए। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने से जो बहुमूल्य वक्त हमें मिला है, उसका इस्तेमाल निश्चय ही तैयारी में किया जाएगा। लेकिन तैयारी किस लिए? एक रक्षात्मक युद्ध के लिए या आक्रामक जंग के लिए? रक्षात्मक युद्ध सामाजिक राजनीतिक उपायों से लड़ा जाएगा, जैसे लॉकडाउन और कमज़ोर तबकों की देखभाल, जबकि आक्रामक जंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जीती जाएगी। स्वास्थ्य नीति पर काम करने वाले जाने माने स्कॉलर हार्वे फाइनबर्ग ने अमेरिका में कोविड-19 से बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए 6 प्रमुख उपाय सुझाए हैं। पहला, एक स्पष्ट कमांड सिस्टम की स्थापना। दूसरा, व्यापक रूप से टेस्ट यानी जांच। तीसरा, स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना और मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुरूप अस्पताल तैयार करना। चौथा, यह रिकॉर्ड रखना कि कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित हो सकता है, पकड़ में ना आने वाले संक्रमित कौन है, या कौन अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। पांचवा, आम लोगों को प्रेरित करना और उन्हें एकजुट बनाए रखना। और आखिरी, शोध से सीखते हुए रणनीति में लगातार सुधार करना। ये 6 सिद्धांत कोविड-19 से जंग लड़ रहे भारत या किसी भी अन्य देश पर समान रूप से लागू होते हैं, मगर हर उपाय से जुड़ी सभी देशों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। भारत के लिहाज से देखें तो यहाँ कमांड सिस्टम भी सक्रिय है और जनता भी सहयोग कर रही है, मगर यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं। फिर यहाँ चौथे उपाय के अनुरूप वर्गों का निर्धारण नहीं हुआ है। यहाँ सुरक्षा उपकरणों और अस्पतालों में सामान की आपूर्ति चैन भी
कमज़ोर है। लिहाजा छठे उपाय को, जो कि शोध कार्यों का है, न सिर्फ इन तमाम चुनौतियों से जूझना होगा, बल्कि SARS-CoV-2 कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक जंग छेड़नी होगी। जाहिर है, हमें हर कदम पर इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे, चूँकि चुनौतियाँ गंभीर हैं। इसलिए इस मुश्किल वक्त में उद्योग और शिक्षा जगत की संयुक्त जवाबी प्रतिक्रिया सराहनीय है। जैसे व्यापक रूप से जांच के लिए टेस्ट किट की ज़रूरत। जब इस किट और इससे जुड़े सामान की वैश्विक आपूर्ति कम होने लगी, तब भारतीय उद्योग और स्टार्टअप स्वदेशी किट तैयार करने में जुट गए। अपने यहाँ कम टेस्ट करके संक्रमण की अधिकतम जानकारियाँ जुटाने की रणनीति भी बनाई जा रही है। काउंटिंग इज 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के 63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और उनको जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास दो मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल है, जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान है, जहाँ चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। डिक्टेशन स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। उपकुलपति महोदय, जैसा कि आपने कहा, आपका विश्वविद्यालय नया है, लेकिन बंगाल में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सबसे आगे रहा है। राजा राम मोहन राय से लेकर, जो कि हमारे पहले आधुनिक पुरुष थे, और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है। आज तक बंगाल की कोख से जन्मी उन असंख्य महान संतानों की एक लंबी कहानी है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को संपन्न और उन्नत किया है। आज का दिन केवल एक समारोह का ही नहीं है। आज इन युवा स्नातकों के जीवन ने नया मोड़ लिया है। आज से आप नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। अभी तक आपने दूसरों से कुछ प्राप्त किया था, अब दूसरों को आपसे उपेक्षा होगी। विद्यार्थी जीवन एक तैयारी की अवस्था है। समाज का युवा लोगों के प्रति शिक्षा देने का दायित्व है।
स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद पढ़े लिखे नव युवकों का समाज के प्रति एक कर्तव्य हो जाता है। यह कर्तव्य है अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना। आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नवयुवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया था। वह आह्वान आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50-55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो जाता। आप जो आज के नवयुवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मजबूत होना हो, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बटा सकते हैं। अतः आप स्वयं को भी अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आपको ही करना है, पहले कभी नहीं हुआ। भारतवासियों के जीवन में सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है। कभी कभी अखबारों में नवयुवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों, सीधी कार्यवाही और झगड़ों की खबरें आती हैं। एक हद तक यह असंतोष युवकों की गतिशीलता का द्योतक है। उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। यह विरोध विकास की एक अवस्था है या प्रवृत्ति। नेक्स्ट 70 स्पीड डिक्टेशन। बैक काउंटिंग के बाद डिक्टेशन को शुरू करूंगी, तो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। उपकुलपति महोदय, अपने सकारात्मक रूप में यह कुछ कर गुजरने की इच्छा बन जाती है। अपने काम के प्रति असंतोष ने ही लोगों को पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकृति ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधारकों और शिक्षाविदों को जन्म दिया है। इसी से अतीत में नए क्षेत्रों की खोज हुई। आधुनिक समय में पर्वतारोहण और ऐसे दूसरे साहसिक कार्यों में यही प्रवृत्ति मुखर हुई है। संशय और अस्वीकार की इसी भावना के कारण विज्ञान, औषध और दूसरे क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए हैं। इस अपार विश्व में मानव एक क्षुद्र जीव है। उसकी उपलब्धि कल्पना, इच्छा और उद्यम में है। वह स्वयं प्रकृति का विरोध करता है ताकि वह अपनी लघुता पर विजय पा सके। इस तरह से उसने प्रकृति की शक्तियों को अपने बस में करके अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। संचार के साधनों के विकास से
दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इसलिए मनुष्य ने अंतरिक्ष की खोज आरंभ की है। इससे यदि युवाओं में एक नया उभार आया है तो निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने की नई नई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। जनसंपर्क के व्यापक साधनों से ज्ञान प्राप्त करना और किसी भी देश या राष्ट्र से ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना सरल हो गया है। इससे दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, उसका प्रभाव हर देश के नव युवकों पर भी पड़ता है। युवा लोग जीवन में निश्चितता और सीधे सीधे समाधान चाहते हैं। बुजुर्ग समझौते के पक्ष में हैं। इससे दोनों का संघर्ष बढ़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह और भी ज़्यादा देखने में आया है। वर्तमान पीढ़ी के पुराने मानदंड आमूल नष्ट हो गए हैं और यह एक नई दिशा की खोज में भटक रही है। हमें एक प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है, जिसने हमें अपने लंबे इतिहास की अवधि में जीवित रखा है और हमें असंख्य दुख और मुसीबतें झेलने के लिए बल प्रदान किया है। इस संस्कृति के बहुत से आदर्श और गुण अनंत महत्व के हैं, लेकिन उन्हें आज के जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए हमें उनको बदलते रहना चाहिए। उन्हें उन थोथे अंधविश्वासों और व्यर्थ के रीति रिवाजों से जो सदियों से हमारी संस्कृति में आ मिले हैं, मुक्त करना चाहिए। आपको हमारी परंपराओं को समझना चाहिए, तभी आप हम जान पाएंगे। नेक्स्ट डिक्टेशन अगेन 70 वर्ड पर मिनट। प्रिपेयर हो जाइए, बैक काउंटिंग के बाद स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, आज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है, उसके अनुसार भारत देश गरीब देश माना जाता है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसत आय जो $300 होनी चाहिए। हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है। यदि इससे कम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय होती है तो वह गरीब देश कहलाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश की गणना ऐसे देशों में आती है। जब हम अपने देश की प्रगति की बात करते हैं तो हमें उन मानदंडों पर जाना पड़ेगा जिन्हें अपनाकर हम इस देश की प्रगति कर सकते हैं और यह देश विकास कर सकता है। मान्यवर, जहाँ तक रोज़गार की समस्या का प्रश्न है, हमारे यहाँ रोज़गार वृद्धि की
अनुमानित दर 2% है, जबकि मांग 4% की। इसको ध्यान में रखते हुए 2% बीच में खाई है, उसे पाटने की आवश्यकता है। तब हम रोज़गार की जो समस्या है उसको हल कर पाएंगे। मोटे अनुमान के अनुसार हम प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को जब रोज़गार दे पाएंगे, तब हम बेरोज़गारी की समस्या से लोगों को मुक्त कर पाएंगे, ऐसा अनुमान किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया था। प्रधानमंत्री ने जिस घोषणा पत्र को जारी किया था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे और जवाहर रोज़गार योजना शुरू करेंगे। इस योजना के अधीन हमने केंद्रीय शासन से विभिन्न राज्यों को राशि आवंटित की, लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूँ कि जवाहर रोज़गार योजना के अंतर्गत जो राशि दी गई उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं जिस बात को कर रहा हूँ वह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस पैसे का भाजपाकरण हो रहा है। उसकी धनराशि को सरस्वती शिशु मंदिर को दिया जा रहा है। जिस पैसे को राहत कार्यों पर रोज़गार हेतु लगाना चाहिए, वह पैसा सरस्वती शिशु मंदिर को आवंटित किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि का इस प्रकार दुरुपयोग कर रही है। मैंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि 1 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।